नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और ऐसे न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में या किसी भी वन डे एग्जामिनेशन में आ सकती है। ठीक है, MCQ के या मैं कह सकता हूं कि MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फॉर्म में उनके रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज कौन सा डे है, 26 ऑफ द अप्रैल। और आज जो डे है वो कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, तो याद रखना आज है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो समझना आज कौन सा डे है, मैंने कहा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। किस दिन मनाया जाता है, 26 ऑफ द अप्रैल। कब से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम 2000। ठीक है, होता क्या है इसमें समझना। जैसे कि मान लो कि आप में से किसी ने कोई नई चीज को इन्वेंट किया, ठीक है, तो आपकी वो जो प्रॉपर्टी है ना वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी है। मतलब आपके दिमाग की क्रिएटिविटी थी कि आपने उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ नया बना दिया या बिल्कुल ही कुछ नया बना दिया। तो आपके राइट, ठीक है, आपके कॉपीराइट और आपके क्रिएटिविटी को बचाने के लिए एक डिपार्टमेंट भी होता है, कौन सा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो फसल होती है ना उसके अंदर बहुत से, आपने सुना होगा कि जो बीज होते हैं है ना उनका वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो क्यों महंगे होते हैं, क्या गरीब किसान को, हर किसान को उस एग्रीकल्चर करने का राइट नहीं है क्या? बिल्कुल राइट है। लेकिन बहुत सारी किस्म के जो बीज होते हैं जैसे कि बाजरा, गेहूं, वो बहुत महंगे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है ना। और इसी को कम करने के लिए कुछ दिन पहले, या मैं कह सकता हूँ कुछ महीने पहले, लास्ट ईयर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, हर इंसान को ये बिल्कुल इजी अवेलेबल कराना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो रेट है इनके उनको कम कर देना चाहिए। लेकिन जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस बात का अपोज किया था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो जो लोग हैं जो DNA में चेंजमेंट करके या कुछ भी करके जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको उनकी वैल्यू मिलना बंद हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगी तो उसकी क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कौन मेहनत करेगा? जब कोई मेहनत ही नहीं करेगा, कोई अपने माइंड का यूज ही नहीं करेगा तो कभी डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपने अपनी क्रिएटिविटी से जनरेट किए होते हैं उनके ऊपर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है। तो सिंपल सा याद रखना, 26 ऑफ द अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। दैट्स इट। ठीक है, और इसकी थीम क्या है इस बार की, वो एज ऑलवेज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आज का जो पहली न्यूज़ आपके सामने आती है, देखो सामने आपके एक फोटो लगी हुई है, शायद आपने न्यूज़पेपर में भी देखी होगी। क्या हो रहा है कि ये फेस वॉश या फेशियल जो भी होता है वो करवाया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली एक डाटा आया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहाँ का केस है, तो बहुत सारे केस आ रहे हैं कहाँ पर, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट। और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ की बात कर रहा है, केरल की। ठीक है, हुआ क्या है कि ये जो फेयरनेस क्रीम होती है ना इनकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। अब आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया कि इंडिया के किसी एक रीजन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक कह सकता हूँ डिजीज़ फैली हुई है, वो किस वजह से है। तो याद रखना किसकी वजह से है, वो सनस्क्रीन और इनकी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, आजकल जो सन की लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है क्योंकि धूप पड़ने लगी है, गर्मी आ चुकी है, आप जानते हो। तो लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन का यूज़ करने लगते हैं। और जब लोग सनस्क्रीन का यूज़ करने लगते हैं तो उससे होता क्या है, उसके अंदर इतने केमिकल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या होता है कि मैं ये कह सकता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, मरकरी के बारे में। अब जो मरकरी होती है ना वो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जैसे मान लो मैंने अपने हाथ पे मरकरी लगाई है, मान लो मैंने अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लिया, तो कहीं ना कहीं उस सनस्क्रीन में जो मरकरी है ना वो मेरे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो सीधी ब्लड में मिलेगी, टिश्यूज में मिलेगी, हो सकता है किडनी तक पहुंच जाए, किडनी स्टोन बना दे, किडनी फेलियर हो जाए। तो ये बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका पीछे का रीजन क्या है, तो आपका सनस्क्रीन या ये सब यूज करना, ठीक है, फेशियल किट वगैरह यूज करना। अगर मेरी राय मानो तो सिंपल याद रखना आपको क्या करना चाहिए,
जब भी आप कोई भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि उनको अलग अलग टाइप के परफ्यूम, अलग अलग टाइप के उनको साबुन, सोप ये सब यूज करनी होती है। तो इनसे अच्छा है सिंपल, जब आप ऑयल यूज करो तो सरसों का तेल या फिर जो कोकोनट ऑयल है उसका यूज करो, ठीक है, जिसको वर्जिन ऑयल भी बोल देते हैं। हर डिजीज से आपको प्रिवेंट करके रखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इनके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट के ऊपर, वैसे वैसे हम बर्बाद होते जा रहे हैं। दुनिया में 90% डिजीज का कारण भी यही है। आप इतने दिन से एनालिसिस देख रहे हो, इतने दिन से अखबार पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा तीसरे दिन जो भी खबर आती है वो यही आती है। जैसे कल हमने पढ़ा था एमडीएच मसाले, एमडीएच मसालों के साथ साथ आज सुबह आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये सिर्फ 2 नहीं है, इंडिया में 527 ऐसे प्रोडक्ट है जिनके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट इथाइलिन ऑक्साइड है, और उन्होंने उनमें से लगभग 100 को तो बॉर्डर से आगे ही नहीं जाने दिया। और आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन में लगभग 27 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, वहाँ किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज नहीं होता। लेकिन इंडिया में ऐसा धड़ल्ले से हो रहा है, क्यों? क्योंकि सरकारें सो रही हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो आप इस न्यूज को जब पढ़ोगे तो आपको यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पीपल आर अनअवेयर दैट द मर्करी इन द फेस क्रीम्स कैन बी अब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स, मतलब आपकी बॉडी में चला जाता है कैसे ना कैसे करके। तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ये हमारे बहुत ही काम की न्यूज है, ध्यान रखना। अगर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, और इलेक्शन के टाइम पर आपको पता होना चाहिए राइट टू वोट आपका क्या है, फंडामेंटल राइट, आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहले ही इसमें क्या होता था कि जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर हुआ करती थी, बाद में वोटिंग एज को 21 ईयर से रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में, ठीक है। और ये आपका क्या बन चुका है, फंडामेंटल राइट, आपसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें राइट है कि तुम्हारा लीडर कौन बनेगा, तुम उसे चूज कर सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर। व्हाट इज आर्टिकल 244A? पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस ऑफ द ऑटोनॉमी ड्राइविंग द इलेक्शन नैरेटिव एट द ट्राइबल सीट्स इन द आसाम। अब समझना, आसाम के अंदर या वो स्टेट जिनके अंदर ट्राइबल लोग रहते हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन की सीट्स कैसे डिवाइड होती हैं, ये सब इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो एक एक पॉइंट को साथ साथ नोट करते हुए चलना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, समझना। सबसे पहले आर्टिकल 244 का एक कब ऐड किया जाता है, तो सिंपल सा लिख लेना 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969, ठीक है। इसके बाद या इसके द्वारा इसको ऐड किया जाता है, इसमें अमेंडमेंट होता है, कहने का मतलब 244 का ए उसमें जोड़ा जाता है। अब ये बात किसकी करता है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये इलेक्शन में ट्राइबल जो ग्रुप होते हैं उनके पार्टिसिपेशन की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइबल क्या होते हैं। तो याद रखना, हमने पहले पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो टोटल ट्राइब्स है ना वो लगभग कितने हैं, 705 प्लस, ठीक है। 2011 की मैं डाटा की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल डाटा के अनुसार 705 हमारे ट्राइब थे। उनमें से याद रखना 75 किस में कंसिडर किए जाते हैं, पीवीटीजी। अब कहोगे सर व्हाट इज पीवीटीजी, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूं कि उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे हैं 75। और इनमें से सबसे ज़्यादा 13 कहाँ पे हैं, तो याद रखना उड़ीसा के अंदर है सबसे ज़्यादा, है ना। और इनके लिए सरकार बहुत से प्रोग्राम भी लाती है, मैंने कई बार बताया भी है। पीवीटीजी के लिए लास्ट ईयर 15,600 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट भी लाया गया था पीवीटीजी स्कीम के नाम से। सरकार इनको डेवलपमेंट के लिए बहुत ध्यान देती है, यहाँ पर सड़कें बनवा देना, पानी की टंकियाँ लगवा देना, ठीक है, स्कूल बनवा देना, है ना, ये बहुत सारे काम सरकार करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ट्राइबल या ट्राइब्स के लोग। एक होता है शेड्यूल्ड कास्ट, एक होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये ट्राइब की बात कर रहा है, ठीक है। अब समझना, पता चल गया ना क्या होता है, कितने हैं टोटल। जैसे हमारी प्रेसिडेंट भी क्या है, संथाल ट्राइब से क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। अब समझना कि ये जो आर्टिकल 244 है ना, ये कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट नंबर 10 में आता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जो 5th and 6th शेड्यूल है,
किसके बारे में बात करते हैं? तो याद रखना 5th शेड्यूल किसकी बात करता है? अगर मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल की बात करता हूं तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। मैंने तुमसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो तुमने कहा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में एक किताब होती है, और उस किताब के अंदर जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि घर से एक किताब बना के लाओ, और तुमसे कह दिया मैंने 21 उसमें क्या होने चाहिए, चैप्टर होने चाहिए, तुम आराम से इजीली बना लोगे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसके अंदर कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, तो मैंने कहा 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर आपको पता होगा जब आप कोई बुक लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि उस बुक के अंदर है क्या। जैसे मैंने कहा हिस्ट्री की ये बुक लेना जिसमें ये चैप्टर हो, तो आप मार्केट गए, आपने उस बुक को देखा, आपने अंदर पूरी बुक तो पढ़ी नहीं, आपने उसका पहला पेज यानी इंडेक्स देखा और आपको पता चल गया कि बुक के अंदर क्या है, तो आपकी बुक में एक क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है। और लास्ट में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपकी बुक के अंदर स्टार बना होता है बीच में, पेजेस के बीच में, और नीचे लिखा होता है दिस, स्टार लगा के, दिस इंफॉर्मेशन इज या इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। जब तुम वहां पहुंचते हो तो वहां पे तुम्हें लिखा मिलता है मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, यानी वो चीज जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लिखना भूल गए थे या उन्होंने बाद में लिखी होती हैं, ठीक है। सेम ऐसे जो यहाँ पर ऑथर भूल चुका होता है वो उसमें क्या लिखता है, बाद में लिखता है, ये क्या हो गया, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। अब मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है, एक किताब है, सेट ऑफ रूल्स जिससे तुम किसी कंट्री या देश को रूल करते हो। तो मैंने कहा कि इसमें चैप्टर्स की तरह क्या होते हैं, आर्टिकल्स। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हमारे पास, 395, ठीक है। फिर मैंने कहा कितने पार्ट में डिवाइडेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनली 22 पार्ट हैं उसके। फिर मैंने तुमसे कहा कि इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स के नाम पर हम क्या पढ़ते हैं, प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में भी तो यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू दिस दिस दिस, है ना। तो उसके अंदर यही तो लिखा है, 5 नेचर लिखे हमारे, सोवरेन होगा, ठीक है, सोशल होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। फिर उसमें 3 जस्टिस लिखे हुए हैं, सोशल जस्टिस, है ना, उसके साथ साथ आपके इकोनॉमिकल जस्टिस और उसके साथ साथ पॉलिटिकल जस्टिस। फिर उसमें 5 लिबर्टीज लिखी हुई है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, ये सब लिखा हुआ है। और फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 टाइप की इक्वालिटी लिखी हुई है। कौन कौन सी इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, ये सब लिखा है। तो जब कोई भारत से बाहर से आता होगा तो वही पढ़ता होगा। और उसमें लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भूल गए, जो बाद में ऐड किया, उसे क्या नाम दे दिया, शेड्यूल्स, ठीक है, क्या नाम दे दिया, शेड्यूल्स। तो ये क्या होते हैं, शेड्यूल। और इन शेड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। टोटल कितने शेड्यूल थे, पहले 8, अब कितने हो गए, 4 और जुड़ गए, कितने हो गए टोटल, 12, ठीक है। और इन 12 शेड्यूल्स के अंदर में से जो शेड्यूल नंबर 5 है, उस शेड्यूल नंबर 5 और 6 किससे बिलोंग करता है, SC ST से, ठीक है। और SC ST से बिलोंग करता है, तो शेड्यूल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया के SCs के बारे में, STs के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन शेड्यूल नंबर 6 में ATMM के SC STs के बारे में लिखा है। अब समझना, हम इसके ऊपर भी पहुंचेंगे। ये पूरा डिफरेंस इन दोनों के ऊपर, ये पूरी न्यूज इसी पे है। ATMM का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, A फॉर क्या बना, आसाम, T से क्या बना आपका, त्रिपुरा, M से क्या बना, मेघालय, और इस M से क्या बना, मिजोरम। याद रखना, मणिपुर इसमें नहीं आता। अब ये उसमें डाल दिया। अब इस स्टेट के कुछ पर्टिकुलर जो ट्राइबल जो इलाके हैं वहां पे स्पेशल राइट दे दिया उनको, और लद्दाख भी यही चाहता है कि ATMM में डाल दो, ठीक है। अब बात आती है कि इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। कब बनता है, तो याद रखना 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से बनता है और 2004 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी होती है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक। अब समझना कि जो टोटल PVTG होते हैं, उन PVTG की जो टोटल काउंटिंग थी वो कितनी थी पहले, तो इनिशियली याद रखना एक कमीशन था DHBER, है ना, डेहर कमीशन। इसने कहा था 1973 में कि हमें क्या करना चाहिए, जो टोटल PVTG है 75 कर देने चाहिए। तो 1993 में 75 कर दिए गए, लेकिन पहले कितने थे, तो 1975 में 52 ही किए गए थे, तो 23 बाद में जोड़ दिए गए, तो टोटल कितने हो गए, 75, ठीक है। अब समझना, इसमें मैक्सिमम 13 कहाँ पे है, 13, तो वो आपके उड़ीसा के अंदर ही लाई करते हैं, समझ गए। अब देखना कि
इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखो, जहां पर दो चीजें हैं, एक मैंने कहा 5th शेड्यूल और दूसरा मैंने आपसे कहा 6th शेड्यूल। तो देखो दो चीजें होती हैं। 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से लिख लेना। 6th शेड्यूल में क्या होता है? ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। मतलब क्या है कि यहां पर जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है ना, यहां पर जो ग्राम सभा होगी वो ग्राम सभा यहां पर काम करेगी, ठीक है। लेकिन जो ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वहां पर जो ग्राम सभा है उस इलाके में ग्राम सभा काम नहीं करेगी, सिंपल। और इसी के लिए एक एक्ट आया था, कौन सा? पेसा एक्ट। पेसा एक्ट, और पैसा या पेसा एक्ट कब आया था? 1996। क्या करता है वो? तो इसमें कुछ नहीं किया गया कि जो आपका जो शेड्यूल्ड एरियाज है ना, वहां तक पंचायती राज को एक्सटेंड किया गया। तो इसका मतलब क्या है? पंचायती राज एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज। लिख लेना, पंचायती राज एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। मतलब अगर यहां पर देखो, पंचायती राज कब आया था इंडिया में? तो कल ही मैंने शायद पढ़ाया था, 24 अप्रैल 1993 को सबसे पहले ग्राम पंचायत बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, ठीक है। कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, कल ही पढ़ा था हमने। पंचायती डे भी बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि क्या हर ट्राइबल एरिया के अंदर ग्राम सभा होती है क्या, तो याद रखना शेड्यूल 5 में जितने ट्राइबल या जितने स्टेट हैं उनके ट्राइबल एरियाज में ग्राम सभा हो सकती है। लेकिन जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसके अंदर जो ATMM आता है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके अंदर आपकी ग्राम सभा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वो किस में आता है? ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि उनके पास खुद के डिपार्टमेंट को हैंडल करने की ऑटो पावर उनको दी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि जब वो ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहां पे ग्राम पंचायत ही नहीं है, तो जब इलेक्शन होगा अभी उसके लोकसभा के, तो कैसे वो लोग वोट करेंगे? तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था? 244 के अंदर। और कब हुआ था वो? 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 में किया जाता है। आई होप कि कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर मिनिस्ट्री पूछे तो ध्यान रखना PVTG क्या होते हैं, ठीक है, कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे आए थे और कौन से उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और पेसा एक्ट क्या होता है। आई थिंक 2-4 बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी आगे चलेंगे, फिर से ट्राइब आएगा तो 2-4 बातें फिर पढ़ लेंगे हम इसकी, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, क्लीन पावर, अमेंडिंग न्यूक्लियर लॉ, पिंक हाइड्रोजन जनरेशन। देखो आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। एक्चुअल में हाइड्रोजन होता क्या है? मैंने कहा वाटर, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, H2O। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो H अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगी, सिंपल सा। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और मैंने कहा कि इस तरह ये जो हाइड्रोजन तुमने निकाली, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से निकाला, और उस हाइड्रोजन से तुमने क्या किया? गाड़ियां चलाई, ट्रेन चलाई, ठीक है। जैसे ट्रेन चल भी रही है, चाइना में चल रही है, ठीक है, जर्मनी में चल रही है। अब मैंने कहा कि तुमने इससे जब इसको चलाया तो क्या पोल्यूशन हुआ, क्या नहीं हुआ ना? क्योंकि जब एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या निकलेगा? तो कुछ नहीं निकलेगा। तो जब कुछ नहीं निकलेगा तो एनवायरनमेंट को तुमने प्रोटेक्ट कर लिया, तुमने ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ने से बचा लिया, तुमने आपके जो 2050 का जो वर्ल्ड का टारगेट था या हमारे इंडिया का टारगेट था 2070, उसको अचीव करने में हेल्प कर दी ना। तो अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जो हाइड्रोजन है ना, इसके कुछ और भी वेरिएंट हैं, जैसे पिंक हाइड्रोजन। तो पिंक हाइड्रोजन क्या होता है वो समझना हमें। जैसे मान लो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, एनवायरनमेंट की न्यूज है, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है? तो याद रखना, जो नेचुरल गैस होती है ना, उसके अंदर जब स्टीम रिफॉर्मिंग होती है तो उस प्रोसेस से ग्रे हाइड्रोजन बनता है। जब आपके पास नेचुरल गैस होती है उसमें कार्बन कैप्चर की प्रोसेस से क्या बनता है? ब्लू हाइड्रोजन बनता है। जब आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उनसे इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस की जाती है तो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। प्लीज इनको 1 लाइन में लिख लेना। अगर मैं कहता हूं कि ब्लैक हाइड्रोजन कैसे बनता है, तो जो कोयला होता है उस कोयले का जब गैसिफिकेशन होता है तो उससे क्या बनती है? ब्लैक हाइड्रोजन बनती है। पूछ लेगा कि ब्लैक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनमें से 4 ऑप्शन लिखे होंगे तो कौन सा होगा? कोयले के गैसिफिकेशन के बाद ब्लैक हाइड्रोजन बनती है, ठीक है।
उसके बाद पिंक हाइड्रोजन किससे बनती है? न्यूक्लियर एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस से क्या बनती है? पिंक हाइड्रोजन बनती है। फिर मैंने कहा कि नेचुरल गैस की पायरोलाइसिस प्रोसेस से क्या बनती है? तो टर्कोइस हाइड्रोजन बनती है। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी जो येलो हाइड्रोजन है वो कैसे बनती है? तो सोलर एनर्जी का जो यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करते हुए जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो येलो हाइड्रोजन मिलेगी। तो अभी क्या कहा कि पिंक हाइड्रोजन कैसे बन रही है? आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किसकी हेल्प से कर रहे हो? न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से। और न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इनकी डेफिनेशन एटलीस्ट याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बन सकता है ना, इसकी प्रोसेस देखो। जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, यहाँ से विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ये वाला जो पानी था ये तुम्हारे किस में पहुंच गया? इस चैम्बर में। यहाँ से इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो गया, H2 अलग हो गया। धीरे धीरे इसी H2 को कहाँ किया गया? स्टोर कर लिया गया और इसको नेटवर्क के थ्रू कहाँ पर पहुंचा दिया? घर तक पहुंचा दिया, गाड़ियों तक पहुंचा दिया, भरकर सिलेंडर भर के गाड़ियों में लगा दिया। तो एमिशन क्या हुआ? जीरो कार्बन हीटिंग फॉर द होम्स, यानी कोई भी कार्बन या कोई भी मैं कह सकता हूं कि एमिशन उसमें से नहीं निकला। ठीक है, तो प्लीज डेफिनेशंस को ध्यान रखना, ग्रीन येलो किसको कहा जाता है, किसको नहीं। उसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, हालांकि इतना इसके बारे में है नहीं लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना कि जो केन्या है ना, नाम सुना होगा ना, उस केन्या में केव एक गुफा है और कहा जाता है कि इस गुफा से नेक्स्ट पेंडेमिक आ सकता है। जैसे अभी कौन सा पेंडेमिक गया था? कोविड-19। और कोविड-19 किसकी वजह से हुआ था? तो आपने सुना होगा बैट, है ना, चमगादड़ों की वजह से। तो ऐसा कहा जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा कि ये जो केव है केन्या के अंदर, इसके अंदर ये लगभग 600 फुट गहरी है। इसके अंदर वो चमगादड़ हैं जो कौन से वायरस को लेकर घूम रहे हैं? तो इबोला वायरस को लेकर घूम रहे हैं। याद रखना, दुनिया में मैक्सिमम जो बीमारियां हैं ना वो किसकी वजह से फैलती हैं? एनिमल्स की वजह से। और एनिमल्स से होने वाली डिजीज को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, जूनोटिक डिजीज। क्या कहा जाता है? जूनोटिक डिजीज। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन या कुछ टाइम पहले मैंने आपको शायद एक बार बताया भी था वन हेल्थ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन हेल्थ? तो सिंपल समझना, मैंने कहा कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इन सब को बचा के रखना है, तो अगर मैं ह्यूमन हेल्थ पे फोकस करूं तो एनिमल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर मैं एनिमल हेल्थ को ठीक करूं तो ह्यूमन हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डिजीज तो यहीं से आती हैं। और हमारे द्वारा वेस्ट जो होता है, हमारी गलतियों की वजह से इनमें डिजीज आ जाती है। ठीक है, और अगर हम एनवायरमेंट को ही अच्छा कर दें तो ये दोनों ठीक हो जाएं, और ये दोनों ठीक हो जाएं तो एनवायरमेंट ठीक हो जाए, ये दोनों ठीक हो जाएं तो ये ठीक हो जाए। मतलब तीनों क्या है? म्यूचुअल काम करते हैं। तो मतलब अगर हमें ऐसे पेंडेमिक से बचना है तो हमें किसका यूज करना चाहिए? इस वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को अपना लेना चाहिए। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो एलिफेंट है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, और अगर गलती से किसी चमगादड़ ने उनको काट लिया या कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट में आ गए तो होगा क्या? अल्टीमेटली ये डिजीज फैल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाथियों से सीधे कहाँ पहुंच जाएगी? इंसानों तक पहुंच जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे अभी रिसेंटली अच्छा कौन सी केव है? तो इसका नाम क्या है? तो याद रखना, किटुम केव। क्या नाम है? किटुम केव। तुमसे पूछ सकता है कि रिसेंटली किटुम केव वाज सीन इन द न्यूज, है ना, इबोला वायरस के चक्कर में। तो कौन से उसमें है? तो केन्या में है। ठीक है, यहां से कौन कौन से डिजीज निकली है? तो देखो इबोला यहीं से निकला है। उसके बाद मारबर्ग, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मारबर्ग पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये सारे कहां से निकलते हैं? इसी गुफा से निकले हुए माने गए हैं। जैसे मान लो मारबर्ग वायरस के बारे में है। ये मारबर्ग वायरस जो है इसको हेमोग्राफिक फीवर भी कहते हैं। इसको कब ढूंढा गया था? 1967 के अंदर हमने इसको सबसे पहले ढूंढा होता है। ध्यान रखना, होता क्या है इसमें, अगर ये वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है, ठीक है, तो वायरस अटैक्स द बॉडीज एबिलिटी टू कोगुलेट ब्लड, फ्रीक्वेंटली अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लंग्स। आपके इन हिस्सों को क्या कर देगा? खराब कर देगा। डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, हेडेक, इरिटेटेड थ्रोट, ब्लीडिंग, ये सब होगा। 3 से 9 दिन तक ऐसा होगा, और 3 से 7 दिन के अंदर मोस्टली लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो मतलब इसमें ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक, और वो क्या हो सकता है? इबोला। ठीक है,
आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इबोला का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल चुका होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट न्यूज़ किसकी है? तो एक तरफ कौन है? पुतिन, दूसरी तरफ कौन है? आपके जापान के पीएम, है ना। दोनों क्या कर रहे हैं? इस आइलैंड के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है। इस आइलैंड का नाम क्या है? कुरिल आइलैंड। आपसे एग्जाम में पूछेगा रिसेंटली जो कुरिल आइलैंड था वो न्यूज़ में देखा गया था, बताओ क्या है, किस किस के बीच डिस्प्यूटेड है। जैसे कल हमने पढ़ा था चाइना और फिलीपींस के बीच में एक लाइन है 9 डैश लाइन, और उस 9 डैश लाइन के पास ही क्या पड़ता है? एक आइलैंड पड़ता है, और उसके ऊपर फिलीपींस कहता है कि ये मेरा है, चाइना कहता है मेरा है, दोनों लड़ते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडिया किसका सपोर्ट करता है? फिलीपींस का सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि चाइना इंडिया के उसको अरुणाचल प्रदेश को भी खुद का ही बताता है, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम कि चाइना का सपोर्ट करेंगे, वरना वो तो कल को हमें क्लेम कर लेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या है समझना। एक्चुअल में कुरिल आइलैंड है कहाँ पे? तो थोड़ा सा समझना। कुरिल आइलैंड इज द आर्कीपेलागो ऑफ सम 56 आइलैंड्स हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द मॉस्को सिंस बीइंग सीज्ड बाय द सोवियत ट्रूप्स इन 1945। आपको पता होगा जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था 1939 से 1945, उस समय जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाल दिए गए थे, है ना, लिटिल बॉय और फैट पेन के नाम से। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। उसके बाद हार जाता है कौन? तो जो सेंट्रल पावर होती है, एलेक्सी पावर, वो हार चुकी होती है ना। तो जब हार चुकी होती है तो उनके जो मैक्सिमम हिस्से थे वो कब्जा लेते हैं सामने वाले, यानी कि यूएसए, यूएसएसआर और ये सब। और उस समय यूएसएसआर का सबसे बड़ा कौन था पार्ट? तो रशिया। आगे चलकर 1999 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो क्या बन गया? एक आपका फेवरेट रशिया बन गया और दूसरा आपका फेवरेट कौन बन गया? यूरोपियन यूनियन बन जाता है, ठीक है। अब समझना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आर्कीपेलागो आइलैंड। क्या होते हैं आर्कीपेलागो आइलैंड? तो समझना कि मान लो ये आपकी क्या है? अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं? मेंटल। इसको क्या कहते हैं? कोर, ठीक है। और इसको सियाल भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसको सीमा भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसको नीफे भी कहते हैं, निकेल प्लस आयरन। अब मैंने कहा कि इनके बीच में क्या पाई जाती है? डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लिक्विड मोल्टन स्टेट में कुछ मटेरियल होता है और ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। यहाँ पर बने होते हैं क्या? प्लेट्स होती हैं। प्लेट के ऊपर जब प्रेशर लगता है तो कौन सा प्रेशर लगता है? तो याद रखना जियोथर्मल एनर्जी। और जब जियोथर्मल एनर्जी इसके ऊपर लगती है तो ये टूट जाता है, और हल्की सी इसमें टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ऊपर वेव जाती है, तो कह देते हैं क्या आ गया? अर्थक्वेक। लेकिन जब गलती से इसके अंदर ये ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है और ये मोल्टन मटेरियल ही बाहर आ जाता है, तो क्या कह देते हैं? किसकी फॉर्मेशन हो गई? वोल्केनो फॉर्मेशन हो गई। तो जगह जगह पर वोल्केनो बने होते हैं। अब मैंने कहा कि जब ये वोल्केनो किसी ओशियन सरफेस पे निकलता होगा तो एकदम से पानी में जब लावा निकलता होगा तो बहुत ऊपर तक तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुरंत ठंडा हो जाएगा पानी की वजह से। तो धीरे धीरे वो मैक्सिमम ओशियंस में कुछ ही लेवल तक बाहर आ पाता है, और जब कुछ ही लेवल तक बाहर आ पाता है तो वो क्या बन जाते हैं? आइलैंड बन जाते हैं। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है आर्कीपेलागो, तो आर्कीपेलागो उस टाइप के आइलैंड को कहते हैं जो वोल्केनो इरप्शन से बने होते हैं, ठीक है। समझ गए ना कि अगर वोल्केनो इरप्शन से अगर कोई आइलैंड बना है तो उसे क्या कहेंगे? आर्कीपेलागो आइलैंड कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये किस किस के बीच में डिस्प्यूट है, बस इतना ध्यान रखना। कौन कौन? आपका एक तो कौन है? रशिया, और दूसरा कौन है? आपका जापान, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ये वाला रीजन मैं कह सकता हूँ कुरिल आइलैंड, ठीक है। ओखोस्टक सी है इधर, कमचटका आइलैंड या कमचटका पेनिनसुला है, ये रशिया का पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो छोटी सी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं आजकल न्यूज़ में दुनिया भर में। नेक्स्ट देखो, न्यू एनसीपीओआर। व्हाट इज एनसीपीओआर समझना। इसने बताया है कि मिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमली लो सी आइस कवर इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आपको पता होगा हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, और उनमें से जो 7th कॉन्टिनेंट है कौन सा? अंटार्कटिका। उसके अंदर जो बर्फ जमी हुई है वो पिछले कुछ टाइम के मुकाबले कंपैरिजन में क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो उसका रीजन क्या है वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सा डिपार्टमेंट, नाम क्या है? एनसीपीओआर। एनसीपीओआर का मतलब क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। कब बना होता है? 1998 में बना होता है, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर अवेलेबल है? तो गोवा के अंदर इसका सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसने बताया है कि कैसे वहाँ पर कम हो रहा है। तो सिंपल सा रीजन है, क्या बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैस। क्या बढ़ रहा है? ग्लोबल
टेम्परेचर, और मैंने कहा था ग्लोबल टेम्परेचर किस स्पीड से बढ़ रहा है, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे चलता रहा 2 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो सारी दुनिया पानी में खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको बचाने के लिए हमने टारगेट बनाए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, साउथ कोरियन मिलिट्री में बैन एप्पल आईफोन्स। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपने एप्पल मोबाइल्स देखे होंगे और आपने एंड्रॉयड मोबाइल्स भी देखे होंगे। एंड्रॉयड और एप्पल में बेसिक डिफरेंस तो काफ़ी होता है देखा जाए तो, लेकिन अगर मैं बात क्या जा रहा है तो सिंपल समझना कि जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया, देखो साउथ कोरिया की कंपनी कौन सी है, सैमसंग। ठीक है, अगर आप सैमसंग देखोगे तो कौन से देश की है, साउथ कोरिया। इन्होंने क्या किया, अपनी जो मिलिट्री है उसके अंदर आईफोन के बैन को यूज को बैन कर दिया। क्यों कर दिया, 2 रीजन है। एक रीजन क्या है कि वहां पर जो मिलिट्री है ना, वहां पर वो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे आप उनकी बिल्डिंग में एंटर करोगे ना तो वहां पर अपने आप आपके मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, और वो आपके मोबाइल में जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने के चांसेस होते हैं, जैसे कैमरा ऑटोमेटिक कोई लीक कर ले इन्फॉर्मेशन, ऑडियो है ना, वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हो जाए पता ही ना चले, होता है ना, तो ऐसी चीज़ों को बंद कर देता है। लेकिन जैसे आप एप्पल का मोबाइल लेकर वहाँ पे जाओगे ना तो एप्पल वो उन सबको बंद ही नहीं करता, वो उनके उस थर्ड पार्टी ऐप की बातें मानता ही नहीं है। तो इनको लगता है कि हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो उन्होंने इस बात का बहाना बनाते हुए किसको बैन कर दिया, एप्पल के आईफोन को बंद कर दिया। कहाँ पे, साउथ कोरिया के मिलिट्री एरिया के अंदर। इससे इफेक्ट क्या होगा कि जो आपका एप्पल है उसकी सेल कम हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा सेल कम होगी नहीं होगी, किस कंट्री ने किस फोन को बैन किया, तो किसने, साउथ कोरिया ने। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फोर डोंगरिया कौन्स। समझना ये दोबारा से एक ट्राइबल न्यूज आ चुकी है ना। हुआ क्या है कि ये जो लोग है ना, ये कौन सी ट्राइब है, तो इसका नाम है कौंद ट्राइब। पहली बात, अभी मैंने पीवीटीजी समझाया था, ये पीवीटीजी में ही आती है। दूसरी बात, ठीक है, ये किस जगह रहते हैं, तो नियामगिरी हिल्स उड़ीसा के अंदर रहते हैं। तीसरी बात, ठीक है, और ये किस वजह से परेशान है, तो बॉक्साइट माइनिंग की वजह से, क्योंकि वहां पर बॉक्साइट बहुत ज्यादा निकलता है। तो बॉक्साइट निकालने के चक्कर में इनको डिस्प्लेसमेंट का उसको देखना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें ध्यान रखना। ठीक है, पीवीटीजी और ये सब। अब आ जाओ न्यूज के ऊपर, क्या है कि ये इलेक्शन है अभी, और इलेक्शन के अंदर इनको वोट डालना पड़ेगा। तो ये जो नक्सल केस है ना, ये इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि नक्सल यानी कि जो माओइस्ट कह देते हैं जिनको, तो ये नक्सलवादियों के ऊपर जो केस लगे हैं इनके ऊपर वो हट जाएं, तो ये लोग आराम से वोटिंग वगैरह इजिली कर सकें। वरना तो आएंगे तो वैसे उठा ले जाएंगे पुलिस वाले। समझना होता क्या है, नक्सल क्या होता है। देखो नक्सल एक्चुअल में क्या है, एक छोटी सी कहानी समझना। हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स जब थे ना तो टैक्स लेते थे, और टैक्स का कोई परफेक्ट कोई वो नहीं था कि कब कितना टैक्स दिया जाएगा, है ना। तो जब टैक्स लेने आते थे तो किसान मना कर देते थे, उनको पैसा मिलता ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए कि जो पैसा है ना वो टाइम पर आए और परमानेंट आए। तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बुलाया, जो उस समय बैठा होता है यूएसए में, और वो इंडिया आता है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से काम करूंगा, मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए, तभी मैं आऊंगा। उसने कहा ठीक है। तो 1786 में एक एक्ट भी आता है जो सिर्फ स्पेशल पर्सन के लिए आता है। वो कौन था, एक्ट ऑफ 1786, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था। ये वही है जिसने सिविल सर्विस वगैरह ये स्टार्ट की होती है इंडिया के अंदर। पुलिस दुनिया में सबसे पहले पुलिस दुनिया में किसने बनाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ पे, इंडिया के अंदर बनाता है, वही आदमी है। ठीक है, 2-4 दिन पहले पढ़ा था हमने। अब समझना, उसने परमानेंट सेटलमेंट बना दिया। हुआ क्या परमानेंट सेटलमेंट में कि जो जमींदार थे, उन जमींदारों को किसानों की सारी जमीन छीनकर दे दी गई। जैसे मान लो तुम्हारे पास 11 हिस्से जमीन के हैं, उसमें से 10/11 हिस्सा जो होगा ना, 11 में से 10 हिस्से, वो सारी जमीन पे जो उगेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगी, और जो 1/11 पे बचे हुए पे उगेगा वो कौन ले लेगा, जमींदार। इसलिए इसका परमानेंट सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या है, जमींदारी सिस्टम। और ये जो जमींदारी सिस्टम है या जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये कब लागू होता है, तो याद रखना 22 मार्च 1793 के अंदर ये लगाया जाता है। ठीक है, और जब 1793 में लगता है तो सारी की सारी जमीन किसकी हो गई, जमींदारों की। रातों रात पैसे वाले हो गए, और रातों रात भिखारी कौन बन गया, अपने ही जमीन के ऊपर मजदूर कौन बन गया, तो किसान।
अब इनका होने लगा एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए तुमने सुना होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेज सब कुछ लूट ले गए। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अंग्रेजों ने इतना लूटा इतना लूटा इतना लूटा कि सोना सोना ले गए, चिड़िया चिड़िया छोड़ गए तुम्हारे लिए। उस चिड़िया को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने के लिए सरकारों ने खूब मेहनत की, ठीक है। और आज हम उस पॉइंट पर खड़े हैं कि हाँ, हमें दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हम सबकी मेहनत है, सरकारों की, हम की, सबकी मेहनत है। अब मैंने कहा कि इश्यू क्या है फिर? तो जब आज़ाद हुआ ना इंडिया, तो इन किसानों को लगा कि यार हमें ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है 26 जनवरी 1950 को और 28 जनवरी 1950 को वो अपना काम करना शुरू कर देता है, तभी उसके अंदर सारे के सारे केस आने लगते हैं ज़मीनों के। अब पंडित नेहरू दुखी है ना, सब दुखी, करें तो क्या करें। उन्होंने क्या किया? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। और उस अमेंडमेंट में एक नया शेड्यूल, मैंने अभी शेड्यूल समझाए थे ना कि क्या होते हैं जो बाद में जोड़े गए थे ना, तो पहले 8 ही थे, 9वां शेड्यूल जोड़ा गया। और 9th शेड्यूल के अंदर क्या लिख दिया? लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब था कि जमीन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होंगे 1947 से पहले के, वो सारे के सारे शेड्यूल नंबर 9 के अंदर डाल दिए गए और उसमें लिख दिया गया। और याद रखना, शेड्यूल नंबर 9 को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लैक होल कहते हैं। अगर इसमें कोई चीज चली गई ना, तो आप उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हो गई फ्री, अब कोई केस नहीं आएगा, अब देश के डेवलपमेंट की बातें होंगी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, उन बेचारे गरीब किसानों का क्या हुआ? जमींदारों के पास जमीन है, अपनी जमीन पर खेती करते थे, मजदूरी करते थे, जमीन तो मिली नहीं, अंग्रेज भी चले गए। अब उन्होंने क्या किया? जंगलों में जाकर बस गए। और जब जंगलों में जाकर बस गए तो उन्होंने उठा लिया हथियार। अब सरकारें आई, मान लो मेरी सरकार आई, तुमने क्या किया? उनको हथियार दे दिए कि मारो इनको, है ना, लूटो इनको, हम जब आएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे सब कुछ। वो बेचारे लालच में आ गए, पैसा मिलने लगा, वो अटैक करने लगे। तो देखते हो ना छत्तीसगढ़ झारखंड में, है ना, कि कभी आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, कभी किसी पे अटैक कर देते हैं, है ना, CISF और ये CRPF इनके ऊपर ऐसा करने लगे। अब अगली बार मेरी सरकार आई, मैंने कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा, या मेरी सरकार नहीं आई, आपके आगे, मैंने कहा तुम ऐसा करो, हम कर देंगे। तो पॉलिटिकल लोग थे, उनका बेनिफिट उठाने लगे। और आज वही लोग क्या हो गए? नक्सलवादी। तो वहां पर एक गांव है, बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है नक्सल, और वहां के लोगों ने जंगलों में जाके हथियार उठा लिए और वहीं से क्या शुरू हो गया? नक्सलवादी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो कहीं ना कहीं इस बात का रीजन है कि ये लोग ऐसा करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, नक्सलवादी जो हैं सिर्फ बंगाल वाले रीजन में थे। और पहले के बंगाल का मतलब था आज का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आधा आसाम, ठीक है, आपका पूरा बांग्लादेश, पहले हमारा ही तो था, वेस्ट बंगाल आपका आज का, ये सारा का सारा क्या था? बंगाल। और इस बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या थी? परमानेंट सेटलमेंट। तो आज भी यहीं के जंगलों में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में क्या मिलते हैं? नक्सलवादी मिलते हैं। भारत में कहीं नक्सलवादी नहीं मिलते, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट और कहीं पर लागू ही नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे उस नक्सलवादी के केस को हटाए जाए, तो हम क्या करें? वोट में क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सकें। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट की वजह थी कि जिसकी वजह से हमें, मैं कह सकता हूं, इंडिपेंडेंस में मिली, क्योंकि इन जमींदारों के बेटे बाहर जाकर पढ़ने के बाद इन्होंने वहां पर देखा कि इंडिया में ऐसा है, भारत तो बहुत अच्छा है। वो आकर शामिल हो गए कि इसमें कांग्रेस में, और उन्होंने हमारे लोगों की आवाज उठाना शुरू कर दी, डोमिनियन स्टेटस मांगना शुरू कर दिया, स्वराज मांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भगत सिंह जैसे, नेहरू जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे लोग आए, उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड रखना शुरू कर दी, और अल्टीमेटली एक दिन हम क्या हो गए? आजाद हो गए। अगर ऐसा नहीं होता, पूरे भारत की तरह सब गरीब होते, तो ना ये बाहर जाकर पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो ना कभी हमें इस तरीके से ये चीजें मिल पाती, ठीक है। कभी हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम इन चीजों को दोबारा से कहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पेटिशन टू एंड कॉलेजियम रिवाइव एनजेक। देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉलेजियम, व्हाट इज एनजेक। दो चीजें होती हैं समझना। एक होता है कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है ना, तो उसके बाद के जो जज होंगे ना, वो जज में से किसी एक को बैठा देंगे और वही जज डिसाइड करेंगे कौन CJI बनेगा। तो जजों द्वारा, जजों की जो अपॉइंटमेंट है वो है कॉलेजियम।
फिर आया क्या, ये सिस्टम गलत है, तो अभी किसी ने पेटिशन लगाई कि इसे किसको बढ़ावा दे रहे हो तुम, नेपोटिज्म। और आई थिंक नेपोटिज्म तुम जानते होगे ना, कि अपने बेटों को वो करना। तुम आज भी देखोगे लॉयर्स के अंदर, तो लॉयर का बेटा लॉयर बनना ही पसंद करता है ना, या जज का बेटा जज या लॉयर बनना ही पसंद करता है, क्योंकि वहां पे नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, आपको अगर वहां पहुंचना है तो आपकी पहचान किसी घर में किसी की अच्छी है तो तुम डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे, वरना स्ट्रगल बहुत है। तो किसी ने पेटिशन लगाई, कौन था लगाने वाला, तो नाम याद रखना, एडवोकेट है मैथ्यू नेदम्पारा। इसने कहा कि जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, इससे नेपोटिज्म बढ़ रहा है, इसको खत्म करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, हम 2015 में पहले ही एनजैक को क्या कर चुके हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुके हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज एनजैक। तो मैं सिंपल सा आपको एक कहानी समझाता हूं, समझना। सबसे पहले हुआ 1981 में, सबसे पहले एक केस होता है जिसको नाम दिया गया फर्स्ट जजेस केस, और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, द वर्ड कंसल्टेशन इन आर्टिकल 124 के 2 एंड इन आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन कंकरेंस, गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशियरी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब किसी ने केस किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा ही होगा, जज ही जज को बनाएगा, सिंपल ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, फिर हुआ सेकंड जजेस केस 1993, न्यूज जरूर याद रखना, डेट जरूर याद रखना। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसके अंदर कम से कम सीजीआई होगा और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो बताएंगे कौन अगला सीजीआई बनेगा या कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। फिर कहा गया थर्ड जजेस केस 1998, इसमें कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया कॉलेजियम को कि सीजीआई होगा और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सीजीआई के बाद, टोटल 5 हो गए। फिर हुआ थर्ड जजेस केस हो गया, फिर आता है कौन सा, फोर्थ जजेस केस के नाम से, जिसको हमने क्या नाम दिया, एनजैक। समझना एनजैक क्या था। एनजैक में सबसे पहले याद रखना, एनजैक को कब एस्टेब्लिश किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में। ठीक है, और इसमें कह दिया गया कि अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो जज का अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, नेपोटिज्म नहीं होगा। अब कौन करेगा, एनजैक वाज ए बॉडी क्रिएटेड टू एंड द 2 decade ओल्ड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम। सिंपल होगा, कौन कौन होगा इसमें, तो ये पास कब हुआ था वो सब देख लेना। इसमें कौन कौन होगा, 6 पीपल होंगे, 6 पीपल। कौन कौन, एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, एक लॉ मिनिस्टर और 2 कोई सरकार के पर्सन होंगे। अब एक बात बताओ, टोटल 6 लोग हैं। ठीक है, 6 में कौन कौन है, तो सीजीआई और 2 जज, यानी कि 3 लोग कहां से है, सुप्रीम कोर्ट से। एक कौन है, लॉ मिनिस्टर, और 2 कौन है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। तो ये 3 कौन हो गए, सरकार के, और ये 3 कौन हो गए, सुप्रीम कोर्ट के। अगर इनमें से एक जज को भी इधर सरकार ने खरीद लिया तो वही जज बनेगा जो सरकार चाहती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो सरकार को पसंद नहीं है, कि वो कुछ भी डिसीजन दे देता। आर्टिकल 142 का सबसे ज्यादा अगर किसी ने यूज किया जिंदगी में तो इसी ने किया है ना। अब सोचो ऐसा होता तो ये 3 लोग तो थे ही सरकार के, एक जज को खरीदना था बस, तो क्या होता, अब अपॉइंटमेंट की होगी जिसकी ये लोग चाहेंगे चाहिए। ठीक है, इसमें नेपोटिज्म होता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन ऐसा सिनेरियो कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक डिसीजन दिया और कह दिया एनजैक को स्ट्राइक डाउन, यानी कि स्ट्रक डाउन, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जैसे कल परसों इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। बात समझ में आ रही है क्या। अब जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो अब दोबारा से जजों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जज, यानी कि वही कॉलेजियम सिस्टम। तो अभी जो मैथ्यूज थे, जो अभी मैंने नाम बताया, उसने अपील की कि भाई दोबारा से क्या करो, कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एनजैक लेकर आओ, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले डिसीजन दे चुके हैं, हम दोबारा से बार बार कोर्ट का टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। ठीक है, अपनी पिटीशन को वापस ले दो, उसको कर दिया कैंसिल, खारिज। समझ गए ना। तो ये 2-4 बातें ध्यान रखना। और जब मैंने आपको फली सैम नरीमन के बारे में पढ़ाया था, फली सैम नारीमन, ठीक है, जो कि हमारे बहुत ही बड़े लॉयर्स में से एक थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था इस एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने में। तो ये हम उस समय भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। न्यू टेस्ट फॉर द स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज इन द अडल्ट्स। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमजोर होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे होते हैं जिनको
पढ़ने से डर लगता है, कुछ होता है उनको लिखने से डर लगता है, पढ़ तो लेंगे लिखने में उनको मजा नहीं आता, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है ना। तो याद रखना वो बच्चे जिनको लिखने यानी कि राइटिंग में प्रॉब्लम है ना, डिफिकल्टी इन राइटिंग, उसे कहते हैं डाइसलेक्सिया डिजीज। ठीक है, वो बच्चे जिन बच्चों को किसके अंदर डाइसलेक्सिया किस में होता है, रीडिंग के अंदर। ठीक है, फिर आता है कौन सा, राइटिंग के अंदर कौन सा आता है, डाइसग्राफिया। अगर ऐसा बच्चा जिसको लिखने से डर लगता है उसको डाइसग्राफिया है, ऐसा बच्चा जिसको मैथ में प्रॉब्लम है उसको डाइसकैकुलिया है। ठीक है, ये डिजीज के नाम है। ठीक है, एक सिम्टम होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है कि कुछ ऐसा कोई डेथ वेथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको ठीक करने के लिए हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है, एक नया स्पेशल एक कह सकता हूं कि मेजरमेंट लेकर आ रही है। जैसे उसका नाम क्या है, तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पर्संस विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, NIEPID, और ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में इसको स्टार्ट किया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, NIEPID, इन तेलंगाना के सिकंदराबाद में। ठीक है, अगर पूछे कौन से एक्ट के अंडर, तो याद रखना द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इस एक्ट के अंडर ऐसा किया गया। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट के अंदर कोई एग्जाम हो रहा है, हायर एजुकेशन है, तो वहां पर ऐसे लोगों को 5% क्या मिलता है, कोटा मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसे लोगों को 4% कोटा मिलता है। जैसे मान लो 100 पोस्ट निकली तो 4 पोस्ट किसके लिए होंगी, ऐसे लोगों के लिए होंगी। तो सरकार ऐसा करती है। याद रखना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो ग्रुप बने होते हैं ना, डिसेबिलिटीज जो पर्सन होते हैं उनके ऊपर, वो भी इन बातों को गौर करते हैं कि इन लोगों के साथ कहीं पर वैसा ना हो कि इनइक्वालिटी हो जाए। ठीक है, तो आप प्लीज इन 2-3 वर्ड्स का ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है डाइसलेक्सिया, क्या होता है डाइसग्राफिया, क्या होता है डाइसकैकुलिया। ठीक है, मैथ में प्रॉब्लम होती है जिसको, समझ गए। उसके बाद जब ये दोबारा से आ जाएगा जून के अंदर, तो हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोदी थैंक्स इटालियन PM फॉर द इनविटेशन टू G7 मीटिंग इन द जून। देखो, जून के अंदर G7 की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, और उसके लिए इटालियन PM जो है, आपने फोटो तो देखी होंगी है ना, जानते होंगे अच्छे से, इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे। मेलोनी जो है वो उसको नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उनको थैंक्स किया। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है व्हाट इज G7 क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, कौन कौन से G7 के मेंबर हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने मेंबर है, 7 कौन कौन है। G7 रखना 1975, टोटल मेंबर है 7। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे हेडक्वार्टर है या नहीं है, और है तो कहां है। ठीक है, पहली बात तो है कि नहीं है, और है तो कहां पे है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और क्लासरूम में पढ़ाई हुई चीजें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, अब समझना G7 की फॉर्मेशन कब होती है, 1975। जब ये बना था उस समय इसका नाम था G6। फिर G7 कब बनता है, 1976। इसमें कौन ऐड हो जाता है, कनाडा इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर 1998 के अंदर इसमें ऐड हो जाता है कौन, रशिया, आपका फेवरेट रशिया। और जैसे रशिया इसमें आता है तो इसका नाम हो जाता है G8। लेकिन बाद में रशिया की तो हरकतें हैं ही, तुम जानते ही हो। रशिया ने क्या किया, क्रीमिया पे इन्वेड कर दिया है ना। जैसे उसको कैप्चर किया, उस पे इन्वेड किया, तो इसको निकाल दिया गया। और उसके बाद 2013 के अंदर इसको हटाकर दोबारा से क्या हो गया, 2004 में दोबारा से क्या हो गया, G7। आज भी क्या कहते हैं इसको, G7 ही कहा जाता है। ठीक है, तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना। और G7 बना कैसे था, तो सिंपल सी कहानी समझना, इजराइल, और पूरा कॉन्सेप्ट इजराइल का है। इजराइल के चारों तरफ 4 मुस्लिम कंट्रीज है ना। इजराइल यहूदी है, वो मुस्लिम है। हमेशा लड़ाई धर्म की चलती है, आपको पता ही है। जैसे लड़ाई धर्म की चली तो इजराइल छोटा सा देश है, केरला से भी छोटा है। ठीक है, इसने क्या किया, चारों देशों के मुस्लिम कंट्रीज के नाक में दम कर रखा था। वो जब भी अटैक करते हर बार जीत जाता। तो उनके बीच एक लास्ट लड़ाई होती है, या कह सकता हूं एक लड़ाई हुई थी, 6 डे वॉर। और 6 डे वॉर कब होती है, 1967 में। और उसमें भी इजराइल जीत जाता है। अब सोचो, जब इजराइल जीत गया तो चारों के चारों मुस्लिम कंट्री दुखी। अब वो क्या करें, इजराइल किसकी वजह से जीत रहा था, अमेरिका। और अमेरिका किसकी हेल्प कर रहा था, इजराइल की।
तो इनको लगा कि हमें कहां जाना चाहिए, दुश्मन के पास, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अमेरिका का अपोजिट कौन है, तो यूएसए और यूएसएसआर। उस समय इनके पास क्या चल रहा होता है, इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा होता है, ठीक है। 1945 से 1991 तक इनके बीच में कोल्ड वॉर चला, और ये तब की बातें हैं। वो चारों मुस्लिम कंट्री चले गई यूएसएसआर के पास, कहा कि कुछ सॉल्यूशन करो। तो इसने कहा कि सॉल्यूशन तो एक ही है। बोले क्या, बोले काम करो, तेल देना बंद कर दो, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन है, बिना इंडस्ट्री के चल ही नहीं सकते, पैसा इनके पास। एक काम करो, इनको ऑयल देना बंद कर दो, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है, मुस्लिम कंट्रीज, उनकी पावर क्या है, तेल है ना, क्रूड ऑयल। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने तेल देना बंद कर दिया। अमेरिका के अंदर 1973 के अंदर क्या आ गया, ऑयल क्राइसिस आ गया। और जैसे ही ऑयल क्राइसिस आया, उनको अपनी नानी याद आ गई, है ना, कि यार ऐसा तो गलत हो रहा है। उनको लगा क्या करें। तो उस समय दुनिया के 6 ऐसे देश थे जो कि क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन थे। डेवलप्ड नेशन तो बाद में बनता है वर्ड। अब क्या हुआ, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। अब एक बात बताओ, क्या मिडल ईस्ट वाले किसी को भी अपना वो नहीं बेचेंगे क्या, तेल? अगर पानी पीना है तो तेल तो बेचना पड़ेगा, वरना तुम पानी कहां से पियोगे? तो अब मजबूरी है, इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन को तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने तेल कंटिन्यू रखा, लेकिन किसको नहीं देंगे, अमेरिका। अमेरिका दिमाग वाला था, उसने कहा तुम मुझे मत दो, मैं किससे ले लूंगा, मैं इन 6 से ले लूंगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ऑयल क्राइसिस के बाद क्या बनता है, G7 बनता है। और उसकी इस बार की मीटिंग कहाँ पे है, इटली में, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे मोदी जी को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया। लास्ट ईयर कहां पर थी उसकी मीटिंग, तो जापान में, हिरोशिमा के अंदर, वहां पे भी मोदी जी को स्पेशल इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो ये 2-4 बातें ध्यान रखना। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद फेज 2 ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस टू बी हेल्ड, आज उसका दूसरा इलेक्शन है, ठीक है। 1202 कैंडिडेट उसमें खड़े होंगे, 88 सीटों पर इलेक्शन करवाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। अब हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट अवार्ड से किसको अवार्ड किया, उसको दिया गया है। तो याद रखना किसको दिया गया है, तो सिंपल याद रखना, पवलूरी सुब्बाराव, पी सुब्बाराव को दिया गया है आर्यभट्ट अवार्ड, ठीक है। आर्यभट्ट कौन थे, इनके नाम पर क्या बनाई गई थी, भारत की पहली सैटेलाइट। क्या नाम था उस सैटेलाइट का, आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ी गई थी। कहां से छोड़ी गई थी, तो उसको छोड़ा जाता है यूएसएसआर से, ठीक है, कॉस्मोस 3S या 3M से। उसके बाद चलते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो किसको मिला है, तो याद रखना रतन टाटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बॉलर टू 200 विकेट लिए जिसने, तो कौन है, युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक टाइटल्ड हेवनली आइलैंड ऑफ द गोवा। किसने लिखी है, तो नाम याद रखना इसका, PS श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, रिसेंटली वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड। तो ये कहां पर हुई है, तो याद रखना ये न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डिजास्टर बहुत आए थे ना, कल ही हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा डिजास्टर ही एशिया को हिट करते हैं। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो याद रखना ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और अभी ये न्यूज में देखी गई थी, ठीक है। तो ये न्यूज में आपसे पूछ लिया गया, एक्चुअल में हुआ क्या है इस कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये आपके उसमें पड़ती है, मोरनी हिल्स, या कह सकता हूँ कि हिमालय के निचले जो रीजन है ना, नीचे वाला रीजन, उसके अंदर पड़ती है, फुट हिल्स में। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो नदी है, एक नदी बहती है, उस नदी के ऊपर यहाँ पे 2 डैम बनाए जा रहे थे। और उन डैम्स के बनाने से हो क्या रहा था, वहाँ पे आसपास जो जीव रहते हैं, फ्लोरा एंड फोना जिनको हम बोल देते हैं, उनको नुकसान हो रहा था। तो उनके हैबिटेट को बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कहा, उन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को स्टे कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, कहाँ पे यही कालेसर, रिसेंटली न्यूज में देखा गया हरियाणा में। और हरियाणा में एक और नेशनल पार्क है, कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो है आपके गुड़गांव के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम में है, वो किस चीज के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा वन सिंगल ऑन राइनोज के लिए है ना, तो ऐसे वो किस चीज के लिए फेमस है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस, किसने, कौन इसको प्रोड्यूस करता है फूड क्राइसिस की रिपोर्ट को, तो सिंपल याद रखना, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, FSIN इज द राइट आंसर।
प्राबोवो सुबियांटो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किसके बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मैंने कहा था हमारे इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के पीएम प्रेसिडेंट हमें थोड़े थोड़े ध्यान रखने चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। देखो अभी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है, ठीक है, कब से कब तक? 24 ऑफ द अप्रैल से लेकर 30 ऑफ द अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो याद रखना इसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। सभी को क्या करना है? इम्यूनाइज करना है। इम्यूनाइज का मतलब क्या था? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की हमारी जो कैपेसिटी होती है उसको कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो अभी बड़ा बताया था मैंने, आज कौन सा है? 26 ऑफ द अप्रैल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप। क्या नाम है उसका? तो Hyundai, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द लॉरियस अवार्ड सेरेमनी इन अप्रैल 2024। किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नोवाक जोकोविक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सीप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द 2023। तो यूएसए। अगर इंडिया की बात करता तो इंडिया सबसे ज्यादा कहां से लेता है? तो इंडिया सबसे ज्यादा वेपन लेता है कहां से? रशिया से, फिर लेता है कहां से? आपके यूएसए से, और फिर किससे लेता है? फ्रांस से, ठीक है। Who has recently been appointed as the head of the Central Government Committee on the LGBTQ। आप जानते हो LGBTQ कम्युनिटी, उसके सेंटर किसको हेड बनाया गया? तो राजीव गौबा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनजेक कब डिक्लेयर किया गया इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अभी हमने पढ़ा था 2015 में, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में ये आया था, और उसके बाद 2015 में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? डिजीज इन विच स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग। अभी मैंने पढ़ाया था रीडिंग में अगर डिफिकल्टी है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? रीडिंग, मैं कह रहा हूं रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डायलेक्सिया। अगर कहता राइटिंग तो डाइसग्राफिया, अगर कहता मैथ में तो डाइसकैलकुलिया, और मैथकुलिया कुछ नहीं होता, ठीक है, इसे ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, मैथकुलिया। उसके बाद चलते नेक्स्ट, रिसेंटली कुरिल आइलैंड वाज सीन इन द न्यूज। किसका है बताओ? शाबाश, किसका? जापान। रशिया और जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशियन रिसर्च अभी पढ़ा था 1998, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है खोंड ट्राइब कहाँ की है? तो अभी पढ़ा था उड़ीसा, पीवीटीजी में आती है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी है 13, टोटल 75 पीवीटीजी है, टोटल ट्राइब 705 है। किसी को ट्राइबल ग्रुप अनाउंस करने का राइट किसका है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। कौन सी ऐसे स्टेट है जिसमें एक भी ट्राइब नहीं है? तो हरियाणा और पंजाब, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर एक्सप्लेन्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था, एक क्या थी? एडवाइजरी काउंसिल, एक थी ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो कौन से में थे? तो एडवाइजरी काउंसिल 5th में थी और ऑटोनोमियस 6th में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।